Hello friends, today we are back with yet another video covering the physiology of nephron. इस वीडियो में हम सिर्फ physiology डिस्कस करेंगे and before moving on to any of the pathologies it's necessary to understand the physiology first. So we see that we can divide the nephron into different segments. तो जो different segments हैं those are written in the brown color. तो brown color में जो first segment आप देख सकते हैं इधर, that is the proximal convoluted tubule. The second one is the thin descending limb. Third one is the thick ascending limb. Then we move on to the distal convoluted tubule, that is the DCT, and then the collecting duct. So first of all, in the proximal convoluted tubule, यहाँ पे आप ब्रैकेट्स में देख रहे हैं कि मैंने डिफरेंट परसेंटेजेस लिखी हुई हैं और नेक्स्ट टू दैट आई रिटन द Na पॉजिटिव which corresponds to the sodium. तो ये जो ब्रैकेट्स में चीज़ लिखी है that is the amount of sodium in percentage that is absorbed in each segment. ठीक है, तो in the proximal convoluted tubule approximately 65% of the sodium is absorbed. Then in the thick ascending limb 10 to 20% of the sodium is absorbed. In the DCT 5 to 10% sodium is absorbed. Whereas in the collecting duct the least amount of sodium is absorbed, that is 3 to 5%. We didn't mention any percentage in the thin descending limb क्योंकि इस एरिया में कोई सोडियम की absorption नहीं होती. ठीक है, अब कुछ things हमने discuss कर ली which were the different segments of the nephron, and apart from that the amount of sodium that is absorbed in each segment. पहला हमने proximal convoluted tubule discuss किया, then thick ascending limb, थिन डिसेंडिंग में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होती सोडियम की, देन डीसीटी एंड देन द कलेक्टिंग डक्ट. ये 4 मेजर पार्ट्स है जहाँ सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजी ऑफ द लूप ऑफ हेनले. अब ये जो आप एक ग्रीन लाइन देख रहे हैं, इस ग्रीन लाइन से नीचे जो ये वाला एक सेगमेंट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द लूप ऑफ हेनले. और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म ऑफ कंसंट्रेशन होता है. वो कंसंट्रेशन का मैकेनिज़्म कहलाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर. नाउ व्हाट इज़ द काउंटर करंट मल्टीप्लायर? आप देख रहे हैं कि जो लूप ऑफ हेनले है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ये लाइन और एक ये लाइन. तो जो ये लाइन है ये इसको डिवाइड कर देती है द थिन डिसेंडिंग एंड द थिक असेंडिंग. ठीक है, जो डिसेंडिंग पोर्शन है that is thin and the ascending portion is thick. तो the descending portion होता है that is impermeable to sodium. That is why I have not written any percentage of sodium absorbed in this segment. Whereas this segment actively absorbs sodium, which is 10 to 20% of sodium is absorbed here. So to put it in simple words, कि जो ये वाला part होता है इधर सिर्फ water की absorption होती है जो कि thin descending है, जबकि जो थिक असेंडिंग है इसमें वाटर के बजाय सिर्फ सॉल्ट या सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है. तो हमें क्या पता लगा कि जब इधर कंटिन्यूसली वाटर एब्जॉर्ब होता रहेगा तो उससे कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड इंक्रीज़ हो जाएगी इस सेगमेंट तक आते आते. ठीक है, जब कंसंट्रेशन ऑफ द फ्लूइड दैट विल इंक्रीज़, तो जब इधर आएगा फ्लूइड तो इधर से उस कंसनट्रेटेड फ्लूइड से सोडियम एब्जॉर्ब होने लग जाएगा. ठीक है, जब सोडियम एब्जॉर्ब होगा तो उधर से जो है मल्टीप्लायर वाली सिचुएशन आ जाएगी कि इधर से वाटर एब्जॉर्ब हो जा रहा है और इधर से सोल्यूट एब्जॉर्ब हो जा रहा है. ठीक है, सोल्यूट एब्जॉर्ब होके कहाँ जा रहा है? मेडुलरी इंटरस्टिशियम में. नाउ व्हाट इज़ मेडुलरी इंटरस्टिशियम? जो आप ये सारी डायग्राम देख रहे हैं इसके बाहर वाला जो भी एरिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लूप ऑफ हेनले, इसके दरमियान वाली जो ये स्पेस है दिस इज़ ऑल द मेडुलरी इंटरस्टिशियम. तो जो भी वाटर इधर से लीव होके एब्जॉर्ब होगा और कंसनट्रेटेड फ्लूइड इधर से आएगा तो इधर से मोर एंड मोर सोडियम विल बी टेकन अप इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, thus making it more concentrated and even more sodium will be absorbed. तो इस तरह से काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, कंसंट्रेशन फ्लूइड की बढ़ती रहती है और सोडियम एब्जॉर्ब होता रहता है. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स दैट टेक्स प्लेस इन द लूप ऑफ हेनले. तो आप कह सकते हैं कि डिसेंट जैसे जैसे फ्लूइड होता है
इधर तक तो ये कंसनट्रेटेड हो गया, लेकिन जैसे जैसे अब असेंड होगा तो सोडियम एब्जॉर्ब होते होते तो इसकी कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, यहाँ तक कि जब तक ये DCT के लेवल पे पहुँचेगा, तो DCT के लेवल पे क्योंकि सोडियम एब्जॉर्ब हो ही जा रहा होगा, तो दैट इज़ गोना मेक द फ्लूइड लेस कंसनट्रेटेड। तो जब तक इधर DCT तक पहुँचेगा फ्लूइड, तो इट विल बिकम लेस कंसनट्रेटेड। नाउ वी सी कि हमने डिफरेंट एक सेगमेंट ऑफ फिजियोलॉजी डिस्कस किया। अब आप देख रहे हैं मैंने कुछ ब्रैकेट्स में जो है रेड कलर में लिखा हुआ है। तो रेड कलर जो सबसे पहले इधर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन द प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। नाउ इन द प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एक बड़ा सा एरो है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द सोल्यूट्स। तो दिस रिप्रेजेंट्स कि the maximum amounts of solutes is absorbed in the proximal convoluted tubule। ठीक है, इधर मैंने लिख भी दिया 65% of sodium, but not only sodium, the glucose, the urea, the phosphate and all the other solutes, the maximum concentration is absorbed in the proximal convoluted tubule. Next, the important channel which is found in the thick ascending limb of the loop of Henle over here is the NaK2Cl channel, means that these ions are actively absorbed from this portion। ठीक है, इधर से सोल्यूट्स एब्जॉर्ब हुए पैसिवली और इधर से इस चैनल की बदौलत सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस वर एक्टिवली एब्जॉर्ब्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द DCT portion, in the DCT portion the Na and the Cl absorption was being done। Now this ENAC channel is located in the collecting duct, और ये स्पेशल इस लिहाज से है कि ये जो ENAC चैनल होती है ये रीअब्जॉर्ब करवाती है सोडियम को, जबकि ये सिक्रेट करवाती है पोटेशियम को। Now moving on to the next part of the physiology of nephron, that is the role of principal cells and the role of alpha intercalated cells। You see over here in the bottom of the page I have written the principal cells and the alpha intercalated cells। अब इन दोनों का मेन जो रोल होता है that is in the absorption or the secretion of potassium। तो जो principal cells होते हैं इनके लिए आपने याद रखना है कि they always and always secrete potassium, जबकि जो alpha intercalated cells होते हैं for these you have to remember always and always that they absorb potassium। तो प्रिंसिपल सेल सिक्रीट पोटेशियम, जबकि अल्फा इंटरकलेटेड सेल एब्जॉर्ब्स पोटेशियम। तो जब भी एक पर्सन एक हाई पोटेशियम डाइट जो है वो कंज्यूम कर रहा होगा, देन द प्रिंसिपल सेल्स विल बी एक्टिव बिकॉज दे विल सिक्रीट मोर एंड मोर पोटेशियम एंड दैट विल बी eventually excreted into the urine, whereas the alpha intercalated cell will not be working in that person because they will not reabsorb potassium, क्योंकि person जो है he is already taking a high potassium diet। Similarly, in a case of low potassium diet, the alpha intercalated cell will be active whereas the principal cells will be inactive। अब principal cells को काम करने के लिए जो chemical mediator required होता है that is the aldosterone। अब aldosterone is that special chemical mediator which acts on the principal cell and which acts on the alpha intercalated cell। अब पोटेशियम को एब्जॉर्ब करना है या सिक्रीट करना है या डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में व्हेन द पर्सन इज़ टेकिंग अ हाई पोटेशियम डाइट और अ लो पोटेशियम डाइट, या बॉडी के डिफरेंट अगर इंट्रासेलुलर पोटेशियम ज़्यादा है या कम है या एक्स्ट्रासेलुलर पोटेशियम ज़्यादा है या कम है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो एल्डोस्टेरोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट विल बी वैलिड ऑन द प्रिंसिपल सेल्स एंड द अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक सिचुएशन देता हूँ कि पर्सन इज़ टेकिंग अ हाई पोटेशियम डाइट। ठीक है, पर्सन इज़ टेकिंग अ हाई पोटेशियम डाइट, तो उसमें क्या होना चाहिए कि द पर्सन शुड सिक्रीट पोटेशियम। ठीक है, तो दैट मीन्स द प्रिंसिपल सेल्स शुड बी एक्टिवेटेड। तो प्रिंसिपल सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो मैकेनिज्म और जो केमिकल मीडिएटर रिलीज होता है दैट इज़ द एल्डोस्टेरोन। द एल्डोस्टेरोन विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल सेल and will cause the principal cells to secrete potassium। Now aldosterone is special in this sense कि ये सिर्फ पोटेशियम सिक्रेट नहीं करवाता बट साइड बाय साइड ये सोडियम की भी रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है,
So whenever there is a deficiency of sodium in the body, then renin-angiotensin-aldosterone system is activated, and that causes the aldosterone to not only absorb sodium but also to secrete potassium ions from the principal cells. And at the same time that it is activating the principal cells, the aldosterone is inactivating the alpha intercalated cell to absorb potassium. क्योंकि person is taking a high potassium diet, तो principal cells activate होंगे जबकि alpha intercalated cells deactivate होंगे, and they will not absorb potassium because eventually the person has to secrete and excrete potassium. सेकेंड नंबर पे आप यहाँ देख रहे हैं कि एल्डोस्टेरॉन के नीचे मैंने जो लिखा है दैट इज़ द ADH, द एंटीडायूरेटिक हार्मोन. नाउ दिस इज़ अ वेरी स्पेशल हार्मोन which absorbs water. Now it absorbs water in states of low water in the body. जब भी बॉडी में पानी की डेफिशिएंसी होगी तो this chemical mediator that is the ADH or the vasopressin, this will lead to the reabsorption of water. Reabsorption of water from where? Reabsorption of water from the collecting duct. अब collecting duct में जो ADH है that also acts on the principal cells. ADH का जो भी एक्शन होगा that will be on the principal cells, और principal cells पे it will insert aquaporin 2 channel, and aquaporin 2 channel के through it will absorb water from the principal cells of the collecting duct. Now you see here I've written that urea by ADH. अब आपको एक जगह मैंने बताया कि ADH जहाँ एक जगह वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, वहीं साइड बाय साइड इट ऑल्सो कॉजेज यूरिया रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ से ये यूरिया रीअब्जॉर्ब करके लेके जाता है कहाँ पे? द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले. तो ये एक तरह का यूरिया साइकिल बना देता है ADH. ठीक है, जब भी ADH वाटर रीअब्जॉर्ब कराता है तो इट नॉट ओनली रीअब्जॉर्ब्स वाटर बट इट ऑल्सो कॉजेज यूरिया रीअब्जॉर्प्शन. यूरिया रीअब्जॉर्ब करा के कहाँ ले आया? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में. मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम से ये अगेन जाएगा थिक असेंडिंग में यूरिया, थिक असेंडिंग लिम्ब से जाएगा DCT, and then again into the collecting duct, and then again into the thick ascending, and the cycle goes on. So this was also a cycle, a urease cycle which is mediated by ADH. So I hope you found the physiology of the nephron helpful to some extent, and stay tuned for the next video because the next video is going to be very much important, in which we are going to discuss some of the very important pathologies associated with different segments of the nephron so that you can correlate all of this physiology and pathology in a much better way. Thank you so much, and don't forget to subscribe to the channel.